जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। बहुत सारे विश्लेषकों ने, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने इसके बारे में टिप्पणी दी है और आप शायद सुन सुन के थक भी गए होंगे। लेकिन आज कुछ अलग मुद्दों पर थोड़ी बात करनी है जो अभी तक शायद किसी के ध्यान में बहुत कम आया है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर ये ऐड हो पाते, अगर ये पॉइंट्स शायद ऐड होते तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा बेहतर बन सकती थी। तो बहुत सारे विश्लेषकों ने, आपने बहुत सारा सुना ही होगा कि फिनलैंड में ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है, या जर्मनी में ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है, जापान में इस तरह से पढ़ाया जाता है। लेकिन जब भी हम ऐसा सोचते हैं तब मुझे लगता है कि भारत आज एजुकेशन में इतना पीछे है, इसका कारण यही सारी कंपैरिजंस बता देती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर फिनलैंड, अगर जर्मनी या फिर जापान वाले क्या सोचते होंगे, तब जाके उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में ये उन्होंने सुधार किए होंगे, या फिर इस मेथोडोलॉजी से उनको पढ़ाया जा रहा होगा। तो अगर हम ऐसे ही कंपैरिजन कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हम खुद से नहीं सोच सकते, और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो खुद ही सोचना पड़ेगा। खैर, ये बात तो थोड़ी और है, आज हम किसी और बात पे बात करेंगे। अभी तक तो जो हमारे सबसे बड़ा मिथ है कि लोग मान रहे हैं कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी के अब पूरा हिंदुस्तान बदल जाएगा, पूरा इंडिया की शक्ल ही बदल जाएगी। लेकिन एक बार जो आपको गौर करना चाहता हूं कि ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। मतलब कि अगर 5+3+3+4 करे, या फिर अब मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय में तब्दील हो जाता है, सिर्फ नाम बदला है, तो इस सारे जो बदलाव है वो क्लासरूम को चेंज नहीं करते। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सिर्फ जो वो लोग के लिए है जिन लोगों को एजुकेशन संभालना है। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो अभी तक द वे ऑफ लर्निंग है या वे ऑफ टीचिंग है उसको नहीं बदलते। इसके बारे में थोड़ा रुकिए, मैं आपसे आगे ज्यादा बात करूंगा। लेकिन आज कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी चैलेंजेस है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और ऐसे कुछ मुद्दे जो शायद ऐड होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। सबसे अच्छा मुद्दा है जो सबको ज्यादा पसंद आया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये है कि अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जैसे कोई स्ट्रीम्स नहीं रहे। अब किसी को जो भी अपने इच्छा हो उसके मुताबिक अब सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। इस काफी अच्छा पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन आप एक बात सोचिए, एक बात पर गौर कीजिए कि जिन लोगों को इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल में जाना है वो इकोनॉमिक्स से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी साइंस में पढ़ रहे हैं, जो भी साइंस पढ़ चुके हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स, इन लोगों को पता ही है कि इन सब्जेक्ट्स में ही अगर उनको टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रिपरेशन ही इतनी हार्ड होती है कि हम ज्यादा मैनेज नहीं कर पाते। मतलब कि अब जैसे कि JEE और नीट जैसे काफी मुश्किल एग्जाम्स है, उनको क्रैक करना है, या फिर कोई और अपनी रेगुलर एग्जाम है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इन सब टारगेट्स को अचीव करने के लिए 11th और 12th साइंस में बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है। अगर उनमें से ही हमको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि डे स्कूल्स हैं, अगर डे स्कूल नहीं है तो फिर स्कूल, उसके बाद ट्यूशन्स हैं, इन सब में से अगर टाइम मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये लोग ऐसा प्रोविजन दे रहे हैं कि हम इकोनॉमिक्स भी सीख सकते हैं, आप संगीत भी सीख सकते हैं, आप साइकोलॉजी भी सीख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन दे देना ना, और उस ऑप्शन को यूटिलाइज कर पाए ऐसी हमारी स्टूडेंट्स की कंडीशनिंग भी तो होनी चाहिए। ऐसा ही एक मुद्दा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने एक एक्सपर्ट के आगे रखा था, तो उस एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया कि जिनको रट्टा मार के पास होना हो उसके लिए ये सब प्रॉब्लमेटिक है, वरना तो आप टाइम मैनेज कर ही पाएंगे। मतलब ये सुन के मुझे इतनी हंसी आई, क्योंकि ये ऐसे ही, ये एक्सपर्ट बोल रहे हैं और आम लोगों की कोई बात तो कोई और ही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप इन सब सब्जेक्ट्स में ही अगर कोई स्टूडेंट को टाइम मिल पाए तभी वो ज्यादा यूटिलाइज कर पाएगा। अगर ऐसा क्या करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर, तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा करना पड़ेगा कि JEE, नीट या फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका वेटेज कम करना पड़ेगा, और अलग अलग, तभी जाके जो स्टूडेंट है वो ऐसा बिलीव कर पाएगा कि ठीक है, अगर इसमें थोड़ा
इतना भी ज्यादा मुझे मार्क्स नहीं कवर करने, तो मैं बहुत सारी मेहनत करूं, और उस बहुत सारी मेहनत में से जो टाइम बचता है उसमें हम म्यूजिक या फिर फिलोसॉफी या फिर इकोनॉमिक्स हम सीख सकते हैं। मेजोरिटी और माइनॉरिटी के सब्जेक्ट्स में के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मेजर में आप ये सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, माइनर में आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम ऐसा काम कर रहा है जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, तो फिर उन्हें ये भी डिक्लेयर करना चाहिए कि अगर मेजोरिटी में मैंने ये सब्जेक्ट्स ले लिए, लेकिन मुझे अब माइनॉरिटी जो मैं सब्जेक्ट्स ले रहा हूं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब कि फिजिक्स के ज्यादा जो मैंने मेजोरिटी में लिया था उससे ज्यादा मुझे अब म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है या फिर इकोनॉमिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, तो क्या मैं इकोनॉमिक्स के बेसिस ऊपर आगे पढ़ाई कर पाऊंगा? ऐसे सवाल काफी खड़े हैं और इन्होंने इसके बारे में कोई अभी तक ज्यादा डिक्लेरेशन हुआ नहीं है जो कि गवर्नमेंट को देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक फ्री ओपन एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो तो एक ओपननेस ये भी होनी चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूं मेजोरिटी सब्जेक्ट्स में, तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं अगर मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट्स माइनॉरिटी में चले गए हैं तो उनके बेसिस पर मैं अच्छी तरह से आगे अपना कैरियर बना सकता हूं। ये भी एक पॉइंट उनको मार्क करना चाहिए था जो अभी तक किया गया नहीं है। गवर्नमेंट ने मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की तो बात की है हायर एजुकेशन में, काफी अच्छी भी बात है, लेकिन एक और अगर पॉइंट ऐड अगर वो नोटिस करते तो बहुत अच्छा रहता कि गवर्नमेंट को ऐसी एक अपनी ओर से एक ऐसी एग्जाम सालाना डिक्लेयर करनी चाहिए जिनको देने के बाद गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको डिग्री सर्टिफिकेट दे सकती है बगैर किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो हमारा कॉलेज का जो टीचिंग है जो ओनली ऑन इंफॉर्मेशन बेसिस पर है, प्रैक्टिकल नॉलेज की तो बात बहुत और है। तो अगर यही इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर यूनिवर्सिटीज की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं बंद करने को ही बोल रहा हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, जिनका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं होता पैसों की वजह से, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत पैशनेट है, उनको 75% अटेंडेंस काफी प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग अपने आप से ही सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन पर एम्फेसाइज कर रहे हो तो आपको यह भी नोटिस करना चाहिए कि ऑनलाइन पे ही अब सारी डेटा जो सारी इंफॉर्मेशन आप अवेलेबल है। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो, अगर आप कंट्रोल थियरी पढ़ना चाहते हो, अगर आप कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, कुछ सारा का सारा ऑनलाइन पर अवेलेबल है ही। तो फिर अभी इस जमाने में कोई यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है आपको डिग्री देने के लिए? हम सबको पता है कि गेट या फिर सारी जो कॉलेज कंपनीज में अगर जॉब लेनी हो तो सारी कंपनीज की अपनी अपनी अलग एंट्रेंस एग्जाम होती ही है या फिर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो फिर ऐसी एक एग्जाम क्यों डिजाइन होनी नहीं चाहिए कि जिनको आप देने के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाइड हो तो आपको डायरेक्ट डिग्री मिल सकती है। सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ ले हो उसके मुताबिक आप पास होते जा रहे हो तो अंत में सारे सब्जेक्ट्स कवर करके आपको डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको डिग्री मिल सकती है। क्योंकि मेरा मानना है कि अब सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कॉलेजेस को देनी है तो फिर ये इंफॉर्मेशन तो हम ऑनलाइन पे भी पढ़ ही सकते हैं। हमको क्यों 10 से 5 आप ऐसे बिठा के आप ऐसा बोल रहे हो कि अब हमसे पढ़ो? क्योंकि अभी तो फीस कोई ज्यादा सस्ती होती नहीं है, काफी लाख 1.5 लाख है। अगर आपको अपने पूरे शेड्यूल के आप डिवाइड करो तो एक लेक्चर के करीब 150-200 आप दे रहे हो 1 घंटे के। तो फिर अगर हम 5,000 रुपए का वाईफाई भी करा ले पूरे साल तो भी हम ऑनलाइन यही पढ़ सकते हैं। और ये ऑनलाइन वाला अगर आपको मुद्दा थोड़ा टिपिकल लग रहा हो तो मैं बता दूं कि अभी सारे हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस होता ही है कि वो प्रॉपर टीचर्स के अलावा ऑनलाइन पे से ही ज्यादा सीख रहे हैं। तो अगर यही करना है तो उसको आप लीगलाइज क्यों नहीं कर देते? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो फिर एफिशिएंसी का क्या। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप एक एग्जाम डिक्लेयर करो, उसमें क्वालिफाई होते हो तो आप डायरेक्ट डिग्री ले सकते हो बिना किसी यूनिवर्सिटीज के। और दूसरा भी पॉइंट है कि कंपनीज में और इंडस्ट्री में हमको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड लोग होते हैं जिन्होंने शायद पुअर होने की वजह से उनके पास डिग्री नहीं है,
लेकिन वो किसी इंजीनियर से भी ज्यादा अच्छा नॉलेज अपने फील्ड में होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है। तो अगर ऐसी कोई एग्जाम हो तो वो लोग भी अगर वो एग्जाम पास कर दें, और पास कर ही सकते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी और पोटेंशियल तो इंजीनियर से ज्यादा होता ही है। तो ऐसे कुछ लोग वो एग्जाम देकर उनको डिग्री मिल सकती है, और डिग्री के बेसिस पर उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, हो सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि उनको सैलरी तो अच्छी मिलती नहीं, क्योंकि इंडिया में डिग्री की जरूरत है। तो अब ये डिग्री ऐसी गवर्नमेंट को एग्जाम डिक्लेयर कर दे जिसको एग्जाम देने के बाद आप डायरेक्टली वो डिग्री ले सकते हो, तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये एक और मुद्दा है जो गवर्नमेंट को नोटिस करना चाहिए। और सबसे आखिर का मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट चाहे जो भी बोले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिखाने वाले तो वही लोग हैं जो सिखाते हैं। जो जिस मेथोडोलॉजी से वो लोग सिखाते हैं वो तो यही रहने वाला है। उस मेथोडोलॉजी में क्या चेंजेस है उसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं है। और अगर मेथोडोलॉजी ही चेंज नहीं होती तो फिर सोच भी नहीं बदलेगी। अगर सोच नहीं बदलेगी तो फिर जो इंडिया विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है, वो भी बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर साइन और कॉस इस दुनिया में, नेचर में कहाँ है, ये लोग अभी तक स्कूल दिखा नहीं रही है। अगर वो दिखेगा नहीं, अगर वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर ये सब बातें हैं वो बेतुकी ही रह जाएगी। हम सबको ये समझना चाहिए कि जो सारा ज्ञान है, जो सारा नॉलेज है, वो नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद किताबों में आया है। और हमारा जो ऑर्डर है पढ़ाने का वो बहुत उल्टा है। हम पहले किताब पढ़ाते, बाद में अगर उनको ले भी तो नहीं जाते जो नेचर में जो ले जाना चाहिए। तो अगर ये ऑर्डर ही पढ़ाने का उल्टा रहेगा तो फिर उसमें कुछ मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे कोई भी सिस्टम हो। तो अगर हम सब अभी भी ऐसा वीडियोस आप सुन रहे हो कि जर्मनी में ऐसे पढ़ाया जाता है या जापान में ऐसे पढ़ाया जाता है, मतलब कि हम ऐसे उनका रेफरेंस ले रहे हैं। अगर उनका रेफरेंस क्यों लेना पड़ रहा है? कि हमारे पास खुद के पास दिमाग नहीं है? प्रोफेसर यशपाल ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज हमारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर फॉरेन वाले कहां से लाते होंगे फिर इतना ज्ञान, वो कहां से सीखते होंगे? अपने आप से ही। और जब तक अपने आप सीखे, ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं होता, ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है वो किसी काम के नहीं रह जाते। तो टीचर्स का जो तालीम की बात की है, लेकिन टीचर्स तो बीएड पढ़ के ही आते हैं, ऐसे कोई टीचर्स तो बनता नहीं है। अगर वही ट्रेनिंग अगर यही करनी है तो फिर पुराना अंधेर ही रहेगा। इसलिए ये बात आपको समझनी चाहिए कि अभी तक जो बदलाव है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव है। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी सब बातें तो कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसी बात आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इंडिया में तो ऐसी सब बड़ी बड़ी बातें होती रहती है और इम्प्लीमेंटेशन काफी और बात है। क्योंकि अगर आप दंगे फसाद में ही अड़े रह जाए, उनको सबको इसमें ही इंटरेस्ट आता है, और बाहर जो रोड है उस पर गड्ढे है, उस पर कोई कंप्लेन नहीं है, तो फिर हमारी जो सोच है उसके बारे में आपको अंदाज आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना इतना। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात है जो आपको गौर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ये बात सही लगती हो, अगर आपको कुछ ऐड करना हो, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कर सकते हैं। और रही बात लाइक की, तो आप प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि उससे होता है कि यूट्यूब और लोगों को भी ये वीडियो दिखाएगा। अगर आप खुद से ही शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, तो भी आप प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो। और आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।